जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2025। अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और आप चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा प्रश्न पढ़ा दीजिए जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न हो, तो आज का क्लास स्पेशली वैसा ही प्रश्न जो लाए हैं जो आपको हिस्ट्री से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक और अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपको क्या कहना है बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ना है और अच्छे से याद भी कर लेना है। और जिस प्रश्न में आपको लगे कि ये प्रश्न हमसे याद नहीं हो रहा है, उस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और आपको क्या कहना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर एक छोटा-सा हम आपसे चैलेंज करना चाहते हैं कि आपका जो है ना 100 में कितना सही हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि सर मेरा 80 सही हुआ, 70 सही हुआ। तो आपको बताना है सर, क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, अगर हाँ तो यस और नो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन जो है सेंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्यारे बच्चों प्रमुख देवता कौन थे? तो आप सबको पता होगा कि ये जो थे शिव भगवान थे, यानी शंकर जी को क्या है प्रमुख देवता माना जाता है यहाँ का। ठीक है, और ये एक प्रकार के क्या है प्यारे बच्चों मृत सातात्मक सभ्यता थी, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत यानी कि जब सर्वेक्षण वगैरह या खोज वगैरह होता है या उत्खनन वगैरह होता है या खनन कार्य होता है, तो उसमें एक चीज नहीं है सर, वो है आपका साहित्य। बाकी सिक्के, अभिलेख, भवनावशेष ये सब आपको मिलते हैं किसके अंतर्गत? पुरातत्व के अंतर्गत, जो कि आपसे सब्जेक्टिव में 2 नंबर से पूछा जाता है कि पुरातत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएं। ठीक है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखिए पहले तो क्या कर रहा है, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी सर? तो आपको पता है 1921, 1924, 1927 या 1930। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर वो रावी नदी के किनारे हुई थी, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है इसके उत्खननकर्ता कौन है सर? दयाराम साहनी है सर। कौन है? दयाराम साहनी जी है। इन्होंने सबसे पहले कहाँ की थी? तो 1921 में की थी, यानी वो एक ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? ये जो हड़प्पा सभ्यता है मेरे जो कि हम आपको बताए हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, ये सब जो है प्रसिद्ध स्थल है। क्या है? प्रसिद्ध स्थल है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है जो कि सिंधु नदी किनारे है, रावी नदी किनारे भी बहुत जो है, इनका जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है? दक्षिण से नहीं सर, पूर्वोत्तर से नहीं सर, ये हुआ था पश्चिमोत्तर से। कहाँ से? पश्चिम से लेके उत्तर की तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? पहला पॉइंट यहाँ पर कि लोथल का उत्खनन कब हुआ था सर? 1954 से लेके 55, कभी कभी 55 में रहता है, कहीं कहीं 54 में रहता है। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके उत्खननकर्ता कौन है सर? रंगनाथ राव है सर। कौन है? रंगनाथ राव है। याद रखिएगा। ये किस नदी किनारे इसका खोज की गई थी सर? ये भोगवा नदी के किनारे किया गया था। भोगवा, क्या? भोगवा नदी के किनारे। और पूछे कि लोथल कहाँ है सर? तो ये आपका गुजरात में है। अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, भगवा नदी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था सर, इसको कहा जाता है षड्यंत्र। और इसके मंत्री यानी कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। और इन्होंने ही क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। जब कौटिल्य के जो है बृहदर्थ, जो कि कह सकते हैं मगध, मगध जो कि आप जानते होंगे वो सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, वहाँ का शासक था। उसको जो है ना उन्होंने बहुत ही बेइज्जती कर दिया। किसको? बृहदर्थ ने किया था चाणक्य कौटिल्य को। तो बदला लेने के लिए क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए उनको हरा दिया पूरी तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहले बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है और ये सर ये किससे संबंधित है? तो चौथी शताब्दी से संबंधित है। इन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। क्या? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तीसरा पॉइंट जो है सर, तीसरा पॉइंट जो है कहाँ पर करवाए थे? तो कश्मीर में करवाए थे। ठीक है,
किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था और इसका जो राज्यारोहण तिथि है सर वो है 78, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था सर? देखिए धम्म क्यों इसको प्रचलित किया? अशोक, जो कि अशोक जो है क्रूर, बहुत ही दरिंदा, जो आप अपने मन से शब्द सोच सकते हैं वो था अशोक। बाद में वो इतना पवित्र क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है पहले। तो क्या होता है? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। इसका वर्णन जो है 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। क्यों? क्योंकि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध हुआ था तो वहां पर जो है अशोक विजय तो हो जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने एक बच्चा आता है तो डर डर के आता है। तब वह रियलाइज करता है अशोक कि नहीं, ये मारपीट जो अच्छा नहीं है। तब जाके उन्होंने क्या किया? धर्म को अपना लिया। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है सर? मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो ये सर होता है लक्षणाध्यक्ष। कौन होता है? लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अगर आपको पता हो इंडिका, आपको अर्थशास्त्र तो पता चल गया हो कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही नाम है और इन्होंने ही क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। लेकिन सर ये इंडिका के बारे में हमने जानते हैं, तो सर सबसे पहले समझिएगा इंडिका की स्थापना जो है मेघास्थनीज ने करवाया था। किसने? मेघास्थनीज ने करवाया था, पहला पॉइंट। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने जो है मेघास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? हेलेना से विवाह किया था सर। किसे? हेलेना से विवाह किया था। तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा सर। बिंबिसार का संबंध जो है वो किस वंश से है सर? ये जो है सर गुप्त नहीं सर, मौर्य नहीं सर, इनमें से सर ये है हर्यक वंश से संबंधित है। और हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे सर वो थे बृहदर्थ। और बृहदर्थ को जो है बृहदर्थ थे, ठीक है, और इसको पराजित कर बृहदर्थ ने क्या किया था? चाणक्य, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, उनको बहुत ही अपमानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि महाभारत किसने लिखा है सर? महाभारत जो है सर वो किसने लिखा है, ये आपसे पूछा रहा है। देखिए कौटिल्य और मनु नहीं होगा, ठीक है। आपके पास है वाल्मीकि जी है और महर्षि वेदव्यास। देखिए एक है रामायण जो कि आप सब ज्यादा जानते होंगे, रामायण, और एक है सर महाभारत। महाभारत में दो भाइयों के बारे में है और रामायण में जो है पूरा सन्यासी जीवन राम जी के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, और महाभारत में जो है आपके द्वारा जो लिखा गया है वो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा है और वाल्मीकि जी के द्वारा क्या लिखा गया है? रामायण लिखा गया है सर। ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए हमारा पढ़ाया हुआ उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, प्लीज़ एक छोटा-सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बाबू, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ़ एक वीडियो बन गया, ऐसे ही बना देते होंगे, नहीं। ये वीडियो बनाने के पीछे जो है कितनी मेहनत होती है, ये आपको नहीं पता चला है। लेकिन अगर आपको पता कब चलेगा? जब एक छोटा-सा लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस सब से हमें जो है साहस, ताकत, थोड़ा-सा एनर्जी मिलता है कि बच्चा लाइक कर रहा है, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? देखिए सर, भीष्म द्वारा जो है 8 प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 जो है सर उत्तम यानी कि सही बताया गया है। ठीक है, और 4 का जो है निंदा किया गया है। निंदा मतलब कि सर गलत, यानी कि इसकी जो है विडंबना वगैरह उल्टा सुल्टा बात किया गया है और इसका वर्णन जो है 102वें अध्याय में किया गया है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने 15 नंबर में क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो सर ये महात्मा गांधी, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी सर सभी के सभी के थे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है, दुर्योधन की माँ कौन थी सर? दुर्योधन की माँ कौन थी सर? माद्री नहीं, सत्यवती भी नहीं। दो ही ऑप्शन है, एक है आपको गंधारी और एक है कुंती। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? तो सर इनकी माँ का जो नाम था गंधारी नाम था। क्या नाम था? गंधारी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कुंती की जो माँ है, मतलब कुंती के जो है वो कौन थे, बता दे सकते हैं? कुंती के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में भी बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पैरा 16 नंबर में कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? देखिए सर स्तूप जो है विहार, एक होता है बिहार सर और एक होता है, देखिए एक होता है बिहार और एक होता है विहार। विहार जो है बौद्धों के रहने का एक स्थान था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से सर? तो वो है बौद्ध धर्म से, जो कि आप जानते होंगे सांची स्तूप हो गया, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो कि बहुत ही फेमस है। बहुत ऐसे जगह जो है स्तूप वगैरह बनवाए गए हैं, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रचार हमेशा के लिए रहने के लिए। ठीक है,
ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे चलिए प्यारे बच्चों, आगे चले। चलिए थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ है, इसको भी सुधार कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी महात्मा बुद्ध को? देखिए एक है महावीर स्वामी और एक है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है ज़्यादा फेमस हुए महावीर स्वामी की अपेक्षा। तो 17 नंबर का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया में क्या हुआ प्यारे बच्चों? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है? पहले गया नाम था लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो वो क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। आगे चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जिसे क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 19 नंबर में क्या कह रहा है कि बाणभट्ट ने कंदावरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? देखिए सर, एक प्रश्न आपका जो है कंदावरी ग्रंथ है और एक और है सर, कंदावरी ग्रंथ है और एक और है जो कि यहाँ पर जो है अलग प्रश्न आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब कंदावरी ग्रंथ पूछ रहा है तो आपको क्या लगाना है? पशुपत लगाना है। और एक प्रश्न आता है जो कि कपालिंग लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ बाणभट्ट द्वारा, बाणभट्ट ये सॉरी ये पशुपत से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? देखिए जो अशोक एक क्रूर शासक, एक दरिंदा, एक वहैसा, इनको इतना खराब खराब बोली बोल सकते हैं जो कि चंगेज खा होता है ना, उस तरह से अशोक था। लेकिन ये बाद में जाके इतना सुधर जाता है, इतना सुधर जाता है कि किसी ने सोची न होगी। तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो 84,000 स्तूप बनवाए थे। और सारे बहुत ऐसे जो है स्तूप बनवाए, लेकिन बाद में क्या किया? इन स्तूपों को जो है विध्वंस कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया सर। लेकिन सांची का स्तूप जो कि अभी वर्तमान में अभी सुरक्षित और अच्छी हालत में भी है सर। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था सर? तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था सर, वो हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुआ था सर? अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है पावापुरी नहीं है सर, बोध गया भी नहीं, नालंदा भी नहीं है सर, ये है कपिल वस्तु में है। कहाँ है? कपिल वस्तु, यानी 22 का आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? कहा जा रहा है ऐसा कोई शासक था जिन्होंने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी जो राजधानी है वो परिवर्तित करना चाहता था। यानी पहले जो राजधानी था वो दिल्ली था। ठीक है, जब दिल्ली की जनसंख्या वगैरह या कह सकते हैं आबादी वगैरह बढ़ने लगा बहुत ज्यादा, तब ये जो है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि अब जो है ना थोड़ा सा महाराष्ट्र में जनसंख्या को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो वहां से जो है राजधानी जो है महाराष्ट्र ले जा रहे थे। कहाँ? दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। वो तो वो की के कौन के थे? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की पहले तो क्या करा कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, वो कौन सी शताब्दी थी सर? तो वो थे 11वीं, 10वीं या 14वीं या 17वीं। देखिए दोनों ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 10वीं और 17वीं में नहीं आया था, 11वीं और 14वीं में आया था। तो अलबरूनी जो भारत आया था सर, वो किस शताब्दी में आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर वो जो आया हुआ था, वो जो भारत आया था, ये 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था सर? 11वीं शताब्दी में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है प्यारे बच्चों, किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। और रेहला जो है सर किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा, जो कि 14वीं शताब्दी में कहाँ आए थे? भारत आए थे सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा विधान है सर? अलबरूनी, जो कि अभी जस्ट बोले थे कि हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। और किताब उल रहला जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा। 26 नंबर देखिए क्या करें कि मध्य युगीन यात्री का जो सरताज है वो किस यात्री को कहा जाता है? मध्य युगीन यात्री का जो सरताज है पेरेचो, वो किस यात्री को कहा जाता है? तो ये जो है मार्को पोलो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो अब्दुर्रज़ाक अलबरूनी बर्नियर, ये कौन आया था पैरचो? ये आपको बताना है। उससे पहले थोड़ा सा ये जरूर याद रख लीजिएगा पैरचो, ये जरूर याद रख लीजिएगा कि हुमायूं के दरबार में जो अफ्रीकी यात्री आया था, इसमें से कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कौन आया था। ठीक है, इसमें राइट आंसर डी है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर का। हम स्पेशली इसका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे इस प्रश्न का। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कि हुमायूं नामा के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? तो सर इनमें से कोई नहीं आया था। और हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो आपको पता होगा गुलबदन बेगम, जो कि इनकी बहन ही है। अकबर के कहानी पे लिखा गया था। ठीक है ओ सॉरी, ये थी सॉरी, बहन बहन गलत बोला गया। ठीक है,
सॉरी, तलबंडी किसका जन्म स्थान है सर? तलबंडी जो है सर किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक जी का है। सर बीजक जो है किससे संबंधित है? बीजक जो संबंधित है वो कबीर जी से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि आइन अकबरी किसने लिखा? आइन अकबरी जो है टोटल 5 भागों में विभक्त है सर। कितने? 5 भागों में विभक्त है। भूमि को अगर पूछे सर तो वो जो है सर 4 भागों में बाँटा गया है और ऐसे 5 भागों में। तो ये जो लिखा गया है सर वो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और एक है सर बर अकबरनामा, ठीक है? अकबरनामा है, जो कि आपको 3 भागों में बाँटा गया है। तो अगर पूछे कि आइन अकबरी कितने भागों में है? तो 5 भागों में। भूमि के कितने भागों में बाँटा गया है? 4 भागों में। और अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में विभक्त है। ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में, ठीक है? तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत आए थे वो कौन था प्यारे बच्चों? 30 नंबर का। सर सबसे पहले जो है अरब आए थे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे सर? महाराष्ट्र के संत जो थे तुकाराम था, समदास था या ज्ञानेश्वर था या आपके इनमें से सभी। तो सर इनमें जो है आपका सभी का सभी हो जाएगा क्योंकि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो है सर इसमें पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं है, तो आपको बताना रहता है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि महाराष्ट्र के संत नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो है महाराष्ट्र के ही संत है, ठीक है? आगे देखते हैं बलबन की पुत्री का विवाह जो है वो किस सूफी संत से हुआ था? तो ये हुआ था फखरुद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। आगे चलते हैं, किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले जो है हिंदी का प्रयोग किए थे? या कह सकते हैं पहले जो उत्तर भारत में क्या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो जो थे सर रामानंद जी जो थे, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तलबंडी किसका जन्म स्थान है सर? गुरु नानक जी का, जो कि अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए भी हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। कहा जा रहा है कि हम्पी साम्राज्य संबंधित है। तो सर हम्पी साम्राज्य या कह सकते हैं हम्पी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो सर वो है विजयनगर। कहाँ है? विजयनगर। और इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1336 ईस्वी में हुई थी। इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहले जो था संगम वंश थे। इनके संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का थे सर। कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। याद रखिएगा सर, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? देखिए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? सर ये थे संगम वंश से। किस वंश से थे? संगम वंश से संबंधित थे। कौन? हरिहर और बुक्का। ये दोनों के दोनों भाई ही थे। और इन्होंने 1336 में क्या किए थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था जो है मुगल साम्राज्य से नहीं, दिल्ली सल्तनत से भी नहीं है। याद रखिएगा अच्छे से। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित है सर, वो है आपका विजयनगर। अगर डेट पूछे प्यारे बच्चों, कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में ये ज़्यादा खासकर पूछा गया है, जो कि हमें पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सर 1526। विजयनगर साम्राज्य की 1336। बहमनी साम्राज्य 1347। दिल्ली सल्तनत 1206। ये आपको डेट अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि डेट से एक प्रश्न तो आपको पूछा जाना निश्चित है, ठीक है? चलिए। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा-सा कुछ अलग ही लेट वाला प्रश्न है, इसको छोड़ ही देते हैं। अब चलिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? सर अफनासी निकेतन और फरनाओ निन्यूज या निकोलो कोंटी। सर ए और बी जो थे क्या थे? घोड़ों का व्यापारी था, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी होगा क्योंकि यहाँ पर ए और बी है। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा प्यारे? डी होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री जो था सर वो कौन था? ये बताना है। सर्वप्रथम आने वाला जो था वो निकोले कंडी था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। हाँ, देवराय प्रथम के शासनकाल में ही आया था। विजयनगर आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था वो निकोलो कोंटी ही था। याद रखिएगा सर। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हरिहर और बुग्गा किस वंश के शासक थे? अगर आपको पता हो इन्होंने ही क्या किया था, इसकी स्थापना की थी विजयनगर। और इस पे टोटल जो है 4 वंश ने शासन किया, जिसमें से सबसे पहला जो वंश है सर वो है संगम वंश। कौन? संगम वंश, ठीक है? और इसकी स्थापना 1336 में ही हुई थी। किसकी? विजयनगर की। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या करा है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, तो वो क्या शामिल थे? 42 नंबर के ऊपर देखिएगा तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज, ये सभी के सभी शामिल थे। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। यानी कि कह सकते हैं सर कि 1600 से 1700 के बीच में भारत जो है ना, भूखमरी और महामारी से जूझ रहा था, यानी कि लड़ रहा था। फिर भी उस समय जो आबादी थी, यानी जनसंख्या जो थी, कितनी थी? 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या 7 करोड़? ये खैर ज्योग्राफी का सवाल है। खैर ये प्रश्न आने का चांस बहुत ही कम है, फिर भी लेकिन इसको डील करके चलते हैं सर। ये 5 करोड़ उस समय थी, कितना? 1600 से 1700 के बीच में। ठीक है। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का एक हिस्सा हुआ करते थे। तो कौन सा जो है हिस्सा हुआ करते थे पैरोचो? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो ये जो है खेतीहार किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, ये सब हुआ करता था। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वो है पश्चिमी है, दक्षिणी है, पूर्वी है या उत्तरी है? तो बिल्कुल आपको बताना है सर, ये आपका पश्चिमी में आता है। क्योंकि ये सब प्रश्न आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सब प्रश्न को भी क्या करना है प्यारे, आपको डील करते हुए चलना है। ठीक है। 46 नंबर देखिए क्या करे कि अकबर ने, अब्दुल फजल ने अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ है? कहा जा रहा है जो अकबर है सर, वो बहुत ही फेमस था कि क्योंकि उन्होंने तीर्थ कर, जजिया कर, ऐसे बहुत सारे जो है नियम को अच्छा खासा कर दिया। जाके उन्होंने अपने बारे में सोचा और उन्होंने क्या-क्या एक पुस्तक लिखवाया, बहुत सारा आइन अकबरी, ये सब बहुत लिखवाया। किसके द्वारा? अब्दुल फजल के द्वारा। तो ये जो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी और अभी कहाँ पर है ये बताना है। तो चीन में, यूनान में, रोम में या इंग्लैंड में? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं सर, ये है आपका चीन में। कहाँ? चीन में। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, औरंगजेब का संबंध जो है वो किस सूफी सिलसिले से था? सर वो था नक्शबंद से। किससे था? नक्शबंद से। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सर देखिए, ताजमहल जो है प्यार का निशानी बोला जाता है, लेकिन ये जो है ना, प्यार नहीं, इसे हवस कहते हैं। क्या है? प्यार नहीं, हवस कहते हैं। जो कि शाहजहां की नजर में आप देख सकते हैं। शाहजहां, अगर शाहजहां के बारे में अगर अच्छे से पढ़िएगा ना, तो ताजमहल आप कभी नहीं कह सकते हैं कि ये प्यार की निशानी है। और ये कहाँ पर है सर? यमुना नदी में। और यमुना नदी पे इतना गंदगी कर दिया है कि प्यार की निशानी क्या रहे? जहन्नुम का निशानी है। क्या है? जहन्नुम का निशानी कर दिया है इस नदी को। इतना गंदगी बताया जाता है। और ये जो है ना, आगरा में है, याद रखिएगा। और दिल्ली से इटावा सर, कहाँ? दिल्ली से इटावा के बीच में क्या है? ये सबसे ज्यादा गंदगी फैलाया हुआ है। और ताजमहल कहाँ है सर? आगरा में है, याद रखिएगा। ठीक है। खैर ये प्यार की निशानी नहीं है, जहन्नुम की निशानी है एक तरह से कहा जाए तो। रियलिटी ऑफ ताजमहल के बारे में कुछ पढ़िए और शाहजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि ये ताजमहल, या आपकी कोई प्रेमिका हो कहे कि ताजमहल बना दो, तो कहोगे शाहजहां जैसा करेंगे तब वो कहेगा ना बाबा ना, रहने दो। तो छोड़ ही देगा वो। ठीक है। 49 नंबर देखिए क्या करे कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है पहले तो वो किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला, यानी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या ताजमहल हो गया, शाहजहां ये किसके समय में हुआ था? सर अकबर ने तो वो अच्छा खासा कार्य किया था। जहांगीर तो गुस्सा हो गए थे, औरंगजेब भी नहीं। सर शाहजहां ने क्या किया था? अपना दादा परदादा, ये हो गया, अपनी मुमताज, इन सब के नाम पर कुछ फलना छिलना पूरा का पूरा धन जो है लुटा दिया। यानी शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था सर? बाबरनामा। क्या नाम था सर? बाबरनामा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बाबर पढ़ा लिखा था? बिल्कुल यस सर, ये पढ़ा लिखा शासक था। अगर जितना कहा जाए वो उतना पढ़ा लिखा था, जिन्होंने क्या किया? अपना आत्मकथा खुद ही लिखा था, जिसका नाम क्या था सर? सॉरी, बाबरनामा ना होगा, अकबरनामा नहीं होगा। तो यहाँ पर तुजुक ए बाबरी बोल दीजिए सर। क्या होगा? तुजुक ए बाबरी होगा। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 50 नंबर का मिस्टेक नहीं करना है प्यारे। ठीक है। चलिए सर, 51 नंबर पे हम प्रश्न पे आ गए हैं। तो एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगेन आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, कि प्लीज 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 आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक छोटा सा लाइक करने से आपसे क्या होता है, हम आपको बार बार बोलते हैं कि इससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है कि हाँ अब मुझे और वीडियो बनाना चाहिए इसी तरह का। और इस तरह से और हमें एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना चाहिए बच्चे को, ताकि उनको अच्छा खासा नॉलेज मिल पाए। तो आपका क्या कर्तव्य है? वीडियो को लाइक करना और कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए उम्मीद है कि आप कर दिए होंगे। दामिनी को क्या है सर? दामिनी को क्या है? तो ये एक प्रकार के भूभाग है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो है 52 नंबर में क्या कह रहा है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। यानी कहा जा रहा है कि अकबर ने एक धर्म भी चलाया था। कब? 1581 में। जो कि धर्म जो है सफल नहीं रहा। लेकिन अकबर ने बहुत सोचा विचारा कि यहाँ पर हिंदी उर्दू सब चीज है,
तो उन्होंने एक जो है मुख्य भाषा बनाया कि हाँ, इस भाषा के लोग जो है थोड़ा-सा बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो कौन से भाषा को बनाए थे प्यारे? वो थे फारसी भाषा। किसको? फारसी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था सर? अकबर ने जजिया कर जो समाप्त किया था सर, वो किया था 1564 में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर, ठीक है। ये टैक्स जो है ना सर, सिर्फ और सिर्फ किससे लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था, और मुसलमानों से जो लिया जाता था, जकात लिया जाता था। क्या? जकात जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बादशाह किसने लागू किया? राजकीय नियम, यानी कि कोई नियम वगैरह था सर, और उसको लागू करने था वो चंगेज खां, जो कि सबसे खूंखार, ये गर्भवती महिला या कोई भी हो, इसको कोई नहीं, ये नहीं समझ सकता क्या है नहीं है। अंधाधुन इतना खूंखार था कि सोच नहीं सकते हैं। और चंगेज खां और बाबर का जो वंशज है वो दोनों एक ही के हैं, ठीक है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था सर? फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था सर, वो है आपका अकबर बनाया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। कौन? फतेहपुर सीकरी का जो बनाया था वो आपका अकबर ने बनाया था। और ये जो है ना सर, भारत का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही है। क्या? बुलंद दरवाजा। पवन इसका उत्तर बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था। हाँ, पवन को इसके बारे में पता था बहुत अच्छा कि सर ये जो यहाँ पर है, और ये इतना इमारत, बहुत बड़ा इमारत है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है पवन। 56 नंबर देखिए क्या करे कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? देखिए आपको आ गया, बाबर और चंगेज खां का जो वंशज था, वो कौन सा वंशज था, ये पूछा जा रहा है। तो सर वो जो वंशज था वो चौदहमा था। कौन सा? चौदहमा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकबर का वजीर था, अकबर का जो वजीर था सर, वो था आपका बैरम खां। कौन था सर? बैरम खां। इसका संरक्षण हो गया, भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि मारपीट करने वाला अलग, यानी कि तरह तरह के जो लोग थे वो अलग अलग कार्य करते थे। अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नौरत्न रहते थे। पहले जो क्या नौरत्न रहते थे, याद रखिएगा। नौरत्न में जो हो गया आपका टोडरमल हो गया, अब्दुल फजल हो गया, फैजी हो गया, बैरम खां हो गया, तानसेन हो गया, ये सब के सब थे। आप 9 के 9 कमेंट में आप बता सकते हैं पहले, ठीक है। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था सर? संस्थाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, और ये भी जो है पहले एक प्रकार के सैनिक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व जो है सर, वो कौन किए थे? तो आपको बताना है सर, ये किए थे सिंधु और कान्हू ने किया था। किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था, याद रखिएगा सर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्नवालिस कोड बना। कर्नवालिस कोड जो बना था सर, वो बना था 1793 में, जिसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी हम सब क्या कहते हैं सर? जानते हैं। तो कर्नवालिस कोड कब बना है? 1793 में बना है, याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया जाता है सर, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में लिया जाता है। 3 जगह जो है सर, ये टैक्स जो है बहुत ही भरपूर मात्रा में देते थे। जैसे आपको पता है कि अकबर के समय में जो है पोलज भूमि जो कि सबसे उपजाऊ था, इसी तरह से बिहार और उड़ीसा से जो है सबसे ज्यादा टैक्स लेते थे कर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी भी है, महलबारी भी है, ये सभी टैक्स ही है, एक तरह से कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं पैर से यहाँ पर कि इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारों हस्तांतरित कर दिए गए थे? तो ये बताइए कितने प्रतिशत? तो ये जो है 75%, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सर अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है अपनी फैक्ट्री जो स्थापित किया था, वो कहाँ पर किया था सर? तो ये आपको बताना है सर, सूरत में, क्योंकि सूरत जो है सूती कपास और सब के बारे में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका भी कारण है, और सूरत अच्छा जगह भी है, एक तरह से कह सकते हैं। आगे चलते हैं। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी बंदोबस्त जो है पैराचो, वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि सर ये जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा जो है महलबारी बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। और रैयतवाड़ी आपको बताना है, क्या है सर? रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। उल गुलाल विद्रोह के नेता कौन थे सर? उल गुलाल विद्रोह के जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में जो है आपको किए थे वो कौन कहते हैं? सर मंगल पांडे नहीं है। मंगल पांडे को ही क्या किया था? सबसे पहले फांसी दिया गया था ना, मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दिया गया था, ठीक है। उनसे जो है जबरदस्ती जो है गोली चलवाने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया। तब उन्होंने क्या किया पैरचो, उन्होंने एक राइफल लिया और धन धन 2 गोली मारा। उन्होंने कुछ नारा भी बोला था, उसके बाद उनको धराधर मार भी दिया था। तो ये बोला है कि अवध में 1857 का जो नेतृत्व किए थे वो कौन कहते सर? बेगम हजरत महल ने किया था। और झांसी से कौन कहते सर? वो रानी लक्ष्मीबाई किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सर बिहार में जो किए थे वो किए थे हमारे कुंवर सिंह किए थे ना। कुंवर सिंह बिहार से किए थे। और पटना से जो है सर वो किए थे पीर अली। कौन किए थे सर?
पीर अली पटना से किए थे। राइट ऑप्शन याद रखिएगा बढ़िया से। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व है प्यारे बच्चों, वो किसने किया था? तो अभी जस्ट बताए थे कि अवध में जो है बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला जो है प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? 67 का बताइएगा। तो ये जो है अवध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवध को। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह जो है आरंभ किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप बता दीजिएगा। तो शेख रमजान के द्वारा। किसके? शेख रमजान के द्वारा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ प्रकार की तत्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया। बिल्कुल सही बात है। तत्या टोपे हो गया, मंगल पांडे ने बहुत सताया था। उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया था? और उसको जो है फांसी दे दिया गया था सर, वो जगह का नाम बताना है। तो वो जगह है सर सेपुर। कौन सा जगह है? सेपुर। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर में कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी कि कौन सा अफवाह सही है? 1857 से पूर्व यानी कि जो है 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले जो है एक अफवाह फैला था कि कारतूस यानी कि बंदूक में जो है ना गाय और सुअर की चर्बी की भरी हुई है। तो बिल्कुल यही जो है अफवाह जो है सर बहुत ही जोरों शोरों से क्या है फैल रहा था। बिल्कुल सही है। घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया था, ये भी सही है। गांव में चाय पत्तियों एवं छाननी में कमल के फूल भेजे जाते थे। बिल्कुल सर, ये सभी के सभी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर जो है कमल और रोटी जो है सर क्या है? कमल। कमल और रोटी क्या है प्यारे बच्चों? कमल और रोटी जो है क्या था इसका? चिन्ह था। किसका? 1857 की क्रांति का चिन्ह था। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिखते हैं कि पटना में 1857 के नेतृत्व किसने किया था सर? पीर अली के थे। बिहार से कुंवर। चलिए, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 का विद्रोह का कारण बनी? देखिए सर, पहले जो नाम था वो अलग था और बाद में जो नाम नाम पड़ा वो अलग था। और इसी के कारण क्या हुआ सर? 1857 का विद्रोह हुआ। पहले जो नाम था सर ब्राउन बेस नाम था। क्या नाम था? 1857 से पहले जो नाम था वो ब्राउन बेस था और 1857 के बाद जो पड़ा वो एनफील्ड पड़ा। और इसे मजबूरन यूज करने पे विवश किया गया। भारतीय सैनिक हो गया जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। और चर्बी वाला गास्तु जो कि सबसे बड़ा मिसाल बन गया। औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित में 3 शहर शामिल किए जाते हैं। तो वो कौन-कौन है? 73 नंबर को दिएगा। तो मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। क्योंकि आपको पता है कोलकाता जो है अंग्रेजों के लिए सबसे प्रिय जगह माना जाता है। अब अगला देखते हैं कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? देखिए, अखिल भारतीय जनगणना सर भारत में जनगणना जो है पहली बार जो शुरू किया गया था वो 1872 में किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? 1872 या ये क्या होगा? सर बिल्कुल यहाँ पर जो है 1872 होगा ए। ठीक है, कब होगा? 1872। और ये जो सफल रहा सर, सफल जो रहा वो कब रहा सर? तो 1881 में जो है ये सफल यानी पूर्ण रूप से सफल हो गया सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था सर? तो ये जो नाम था फोर्ट विलियम नाम था सर। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? नगर का प्रधान अधिकारी जो है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप बताइएगा। 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है पुरपाल कहा जाता है। क्या कहता है? पुरपाल। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को जो है वो हम किनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में हम सब क्या कहते हैं? मनाते हैं। ठीक है। हम्म। अब अगला प्रश्न है कि क्या करें कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने 1839 में किस पार्टी का गठन किए थे? तो सर वो जो किए थे आपको पता होगा आजाद हिंद फौज का। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। 1839 से लेके 38 से लेके देखिए 1838 से लेके 39 के बीच में जो किए थे वो किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी सर 1885 में हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो ये एनी बेसेंट थी। कौन नाम थी? एनी बेसेंट नाम थी, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है बच्चों कि इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो ए ओ होम कौन कर रहे थे? एओ होम के थे। तीसरा प्रश्न जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी है सर। कौन है? वो उमेश चंद्र बनर्जी है। चौथा प्रश्न जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी सर? मुंबई में हुई थी। ठीक है,
चलिए सर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1842 में कौन सा आंदोलन हुआ था? देखिए सर, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में। कब? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था सर? 1917 में। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जिसे नील विद्रोह के नाम से हम क्या कहते हैं, जानते हैं सर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से कौन जो है दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? दलित साहित्य का जो थे वो कौन थे सर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर का क्या होगा प्यारे? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं आपके सामने जो है 84 नंबर में क्या है कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो परस्पर क्या थे प्यारे? तो ये जो थे सर वो भाई भाई थे। बिल्कुल सर, ये भाई भाई ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न लिखते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? सर, वो गुजरात के हैं तो गुजराती होगा। अगर हम बिहार में हैं, बिहार के हैं तो बिहारी ना हो के हिंदी भी हो सकता है, और बिहारी लैंग्वेज भी भोजपुरी भी हो सकता है सर। ठीक है। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? जब सर असहयोग आंदोलन, क्या पहले जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसी समय जो है 1920 में किसी की मृत्यु हो गई थी सर। तो वो जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हुई थी? उस समय मृत्यु हो गई थी। ठीक है। टॉल स्टाई आश्रम की स्थापना किसने की थी सर? टॉल स्टाई आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था सर? महात्मा गांधी के जो माता थे सर, उसकी माता का नाम क्या था? पत्नी का नाम भी पूछा जाता है, कभी कभी माता का नाम भी पूछा जाता है। तो माता का नाम जो था सर पुतली बाई था, और पत्नी का जो नाम था क्या सर? पत्नी का जो नाम था कस्तूरबा था सर। कथी नाम था? कस्तूरबा, याद रखिएगा। और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, याद रखिएगा सर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी सर? 1906 में हुई थी। और उन्होंने मुक्ति दिवस, क्या कह रहे छो? मुक्ति दिवस जो मनाए थे 22 दिसंबर 1939 को, उन्होंने क्या किया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये आप सबको भली भांति याद भी होना चाहिए। 90 नंबर प्रश्न में क्या करा है? बहुत ही कम प्रश्न बचा प्यारे, कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली पाकिस्तान पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था। तो पाकिस्तान शब्द जो है वो कब प्रस्तुत किए थे पहले? जो ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न का, इसका उत्तर दीजिएगा। तो सर ये 1903 में किया था। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था सर? पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री लियाकत अली। ठीक है। चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है। इसमें बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। कंफ्यूजन दूर कीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ये आपका प्रश्न कोई खैर खास नहीं है, छोड़ ही देते पहले से, क्योंकि टाइम पास करना जरूरी नहीं है। कैबिनेट मिशन की योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे सर, वो कौन थे? 94 नंबर के बताइएगा। तो सर ये थे पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए सर, अंतिम पूछ रहा है। अगर प्रथम पूछेगा ना तब आपको क्या लगाना है? लॉर्ड माउंटबेटन है। और अंतिम और भी प्रथम भी पूछे तब आपको क्या लगाना है? सी राजगोपालाचारी लगाना है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो कब आए थे? 1947 में आए थे। किसको अलग करने? भारत और पाकिस्तान को अलग करने आए हुए थे। ठीक है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना सर? भारत किस वर्ष जो है गणतंत्र बना? तो रिपब्लिक डे जो बनाते हैं 1950 में मनाते हैं। यानी ऑप्शन स्वतंत्र जो हुआ था सर 1947 में ही हो गया था। 15 अगस्त 1947, जो कि आपको डेट याद होगा। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य जो है कांग्रेस के भी सदस्य थे सर? तो वो बताना है कितने प्रतिशत थे। बिल्कुल आप बता सकते हैं सर कितने प्रतिशत थे। 97 नंबर का। चलिए सर। सर ये थे 82%। कितने? 82%। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच में सूत्रबद्ध किया गया था? भारत का संविधान जो है किस काल से लेके किस काल के बीच में सूत्रबद्ध किया गया था? तो 1946 से लेकर 1947, क्योंकि इसी समय जो है हमारा देश आजाद हो गया था दिसंबर में। तो थोड़ा सा उसी में टाइम आगे पीछे जो है हुआ है, लेकिन 1939 में जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। ठीक है।
अब अगला प्रश्न के क्या करें कि संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और उन्होंने कब किया था सर? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सर वो किए थे 29 अगस्त 1947 के, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य की उपस्थिति जरूरी है सर? तो कम से कम जो है 210 सदस्य की क्या है? सदस्य जरूरी है उपस्थिति। इसके बाद ही कोई निर्णय वगैरह लिया जा सकता है। ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहेंगे कि सर मुझे टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट दे दें? मुझे पीडीएफ चाहिए, बहुत बच्चे फ्री में भी पीडीएफ चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है बाबू? देखिए, हम आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। उस रास्ता पे जो है ना आप ही को चलना पड़ेगा। बिना रास्ता पे चले आप कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो आपको गूगल ओपन कर लेना है। देख रहे हैं ये गूगल है आपको, ये गूगल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, हम बता रहे हैं थोड़ा-सा। ये गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, गूगल ओपन कर लिए? सर बिल्कुल हम गूगल ओपन कर लिए। और यहाँ पर देखिएगा एक साइड में जो है एक बोलने का ऑप्शन आएगा, बोलने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। या तो आप लिख भी सकते हैं, लिखने से अच्छा होगा कि आप बोलिए। क्या बोलिएगा? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। क्या बोलिएगा सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार बोलिएगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा सर, इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन। इस ऑनलाइन टेस्ट पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? क्लिक करना है। इस ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? ये देख रहे हैं होम साइंस का टेस्ट हो गया, ये आपका हो गया इंग्लिश का टेस्ट हो गया सर। उसके बाद देखिएगा ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, और ये आपका जो है हिस्ट्री का दिया हुआ है। भले ये 2024 लिखा है, लेकिन ये 2025 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है बाबू टेस्ट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, चैप्टर 1 से लेके जो दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 1 से लेके 4 तक का जो टेस्ट है प्यारे, आप उस टेस्ट को जो है ना बढ़िया से टेस्ट दे दीजिए। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, टेस्ट दिए, इसके बाद इसका पीडीएफ वगैरह को ओपन कर लीजिएगा तो थोड़ा-सा मेरे लिए अच्छा होगा बाबू। कर दीजिएगा। आपके लिए सपोर्ट हम इतना करते हैं तो आप मेरे लिए तो ज़रूर ही कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार और क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? क्या कीजिए करें, एक बार यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। कर दीजिएगा ना? बिल्कुल सर कर देंगे। उसके बाद थोड़ा-सा और नीचे आइएगा सर, और नीचे आइएगा, और नीचे आइएगा, और नीचे आइएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करने का ऑप्शन देखिए कितने बच्चे ने, 3300 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। तो आप भी स्टार्ट पे क्लिक करिएगा और अपना नाम लिख के टेस्ट वगैरह दे दीजिएगा। जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं कुंदन, ठीक है? क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम कुंदन ही है, ठीक है? और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद जो है देखिए लोथल किस नदी किनारे हैं? तो भगवा नदी किनारे हैं। फिर कहा जा रहा है अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था सर? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से जो है सर आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो कैसा लगा क्लास आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आज का क्लास जो है आपको कितना भी सही हुआ है ये भी कमेंट करना है। कि सर मुझे 100 में जो है इतना सही हुआ, 2-3 प्रश्न को हम छोड़ भी दिए हैं, तो उस सब प्रश्न को हटा के आप बोलिएगा सर कि मेरा जो है ना अभी जो है 100 में 70 सही हुआ है, 80 सही हुआ है, 90 सही हुआ है। इस तरह से एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है बाबू? तो करिए, अब चलते हैं, आपको मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।